नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश और परिवर्तन की इस खास श्रृंखला में वापस आपका स्वागत है। तो हम ठीक इस वक्त सेंट्रल लंदन में मौजूद हैं। मुद्दा बहुत गंभीर है और हमारे देश के लिए बहुत अहमियत रखता है। दूसरी बड़ी बात जो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं उसकी ये है कि बहुत पुराना मसला है, लेकिन उसके सक्रिय होने की सुगबुगाहट, उसके एक्टिव होने की सुगबुगाहट अलग अलग देशों से आती है। उसमें से एक देश है ब्रिटेन। मैं बात कर रहा हूँ खालिस्तान मसले की, और सब जानते हैं ये कितना गंभीर मसला है। खबरों के जरिए लगातार ये बातें आती रही हैं कि यहाँ पर ग्रुप्स एक्टिव हैं इस बात को लेकर, यहाँ पर गतिविधियाँ होती है इस बात को लेकर, प्रोटेस्ट भी हुए हैं पहले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और पंजाब में हम सब जानते हैं कि एक नई सरकार इस वक्त आ गई है। तो दोनों देशों के बीच ये मसला, ये भारत की सॉवरेनिटी से सीधा रिश्ता रखता है। इस मसले का बहुत गहरा रिश्ता है दोनों मुल्कों से, मेरे हिसाब से ब्रिटेन का और भारत का। भारत के लिए इस मसले पर होने वाली कोई भी गतिविधि किसी भी स्तर पर, किसी भी शक्ल या रूप में हो रही हो, वो सही नहीं। खालिस्तान की मांग और मुद्दा दोनों बहुत पुराना है, इसीलिए इसे आज के नजरिए से देखना मेरे हिसाब से उन देशों में बहुत जरूरी है जहां से इस मुद्दे से जुड़े संगठनों के अपने तरीके से सक्रिय होने की खबरें लगातार आती हैं। इन देशों में से एक है ब्रिटेन। और ये भारत से सीधा रिश्ता रखने वाली गतिविधियां आज के परिवर्तन की कहानी है, गंभीरता से जिसे लेना चाहिए। खालिस्तान की मांग की पृष्ठभूमि से जुड़ी घटनाएं बहुत दर्दनाक हैं। 80 के दशक की, या वो इंदिरा गांधी की हत्या हो या 1984 के दिल्ली के दंगे, तो मसला और मुद्दा कितना पुराना है ये हम सब जानते हैं, और भारत पर कितना गहरा असर रहा है इसका ये भी हम सब जानते हैं। जो खालिस्तान की मांग उठाने वाले कट्टरपंथी संगठन यहाँ पर ब्रिटेन में हैं, वो लगातार इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ नकली प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। मकसद साफ है, किसी तरह से इस मुद्दे को दोबारा पूरी तरह से आज के समय में जिंदा किया जा सके। We don't welcome people who want to use our legal system to evade the law here in India. So let me be absolutely clear about that. यहाँ विशेषज्ञों से बात करके ये बात भी सामने आती है, ऐसे कट्टरपंथी सोच के सिखों का प्रतिशत कम है, मगर वो अपनी सक्रियता की कोशिशें लगातार करते हैं। आज भी ब्रिटेन के कई गुरुद्वारों में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलते हैं जरनैल सिंह भिंडरावाला के, जो साफ तौर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है। 2021 में यहाँ पर खालसा टेलीविजन लिमिटेड पर एक बड़ा जुर्माना तकरीबन 47 लाख रुपए का लगाया गया, क्योंकि उसने एक म्यूजिक वीडियो और कुछ प्रोग्राम चर्चा में ऐसे दिखाए जो कि खालिस्तान के मुद्दे पर हिंसा की तरफ इशारा करते हुए माने गए। तो भिंडरावाले के पोस्टर गुरुद्वारों से लेकर टीवी चैनल्स तक कोशिशें मुद्दे पर बराबर होती रहती हैं। अगर हम सक्रिय संगठनों की बात करें तो वैसे तो कई संगठनों की सक्रियता की खबरें आती हैं, लेकिन एक संगठन का जिक्र करना जरूरी है, और वो है सिख फॉर जस्टिस, यानी कि SJF, जिसे भारत ने भी प्रतिबंधित कर रखा है। SJF ने एक रेफरेंडम 2020 का नेतृत्व किया था, लेकिन नवंबर 2021 में यह खालिस्तान का रेफरेंडम कुछ भी असर नहीं दिखा पाया, जो कि लंदन में हुआ था। इसीलिए इस बात का जिक्र होता है कि ऐसी सोच के सिखों का प्रतिशत बहुत कम है, मगर इसका मतलब उसे कम गंभीरता से लेना कतई नहीं है। अप्रैल 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो ब्रिटेन में खालिस्तान के समर्थन वाले संगठनों से निपटने को तैयार हैं
और ऐसे संगठनों को ब्रिटेन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन गतिविधियां उनकी सरकार के नाक के नीचे होती हैं, जो भारत के खिलाफ एजेंडा और प्रोपेगेंडा चला रही है। इसीलिए दोनों देशों के बीच समन्वय यानी कि कोऑपरेशन और ब्रिटेन का इसको गंभीरता से लेना, दोनों बातें बहुत अहमियत रखती हैं। मैं जहां मौजूद हूं उसके ठीक पीछे वेस्टमिनिस्टर एबे है। ये बहुत मशहूर इमारत है लंदन की, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना जरूरी है कि ये ट्रैवल प्रोग्राम नहीं है। तो हम वापस आएंगे अपने मसले पर। खालिस्तान पर हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं इस परिवर्तन की खास श्रृंखला में। एक पॉइंट जो बहुत अहम निकल कर आता है वो ये है कि बहुत सारे जो ग्रुप्स छोटे छोटे स्तर पर सक्रिय है, उनमें से वो ग्रुप्स भी है जिनको भारत ने बैन किया हुआ है, जिन पर भारत ने पाबंदी लगाई हुई है। इसीलिए मैं इस बात पर स्ट्रेस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं इस प्रोग्राम के जरिए कि जरूरी है जानकारी के स्तर पर और सहयोग के स्तर पर दोनों देशों ब्रिटेन और भारत के बीच इस मुद्दे पर नजर बनाए रखना और इसकी किसी भी छोटी मोटी सक्रियता पर नजर बनाए रखना, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको भारत ने भी बैन किया हुआ है, प्रतिबंधित किया हुआ है। जब परिवर्तन की बात करते हैं, दुनिया में ये सब मसले हैं जो सीधा प्रभाव और असर रखते हैं हमारे देश के ऊपर। वीरेंद्र शर्मा साहब है जो कि लेबर के एमपी हैं यहाँ पर। कितना गंभीर और एक्टिव है खालिस्तान की मांग का मसला यहाँ? देखो, ये किस एंगल से लेते हो, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से? स्वाभाविक है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ब्रिटेन की उसमें एक भूमिका होगी। ब्रिटेन इसको सीरियसली नहीं लेता। क्यों? क्योंकि वो नहीं समझते कि उस पर इनका कोई इम्पैक्ट है। ब्रिटिश इकोनॉमी, ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ में खालिस्तान मूवमेंट का या जो लोग खालिस्तान की प्रमोट करते हैं उनका कोई असर नहीं है। ये असर डायरेक्ट अगर हुआ है तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन लोगों पे इंडिया में है। क्या इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इनका कोई डीलिंग है टू स्टॉप इट? मैं वापस ही अपने पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहा हूँ। एडवांटेज लेते हैं, फायदा लेते हैं, तो ये तो बहुत भविष्य के लिए गंभीर सिचुएशन हो सकती है ना सर? ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो नजायज फायदा उठा रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सीरियस नहीं है तो वो अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। इसका जो कंसर्न है वो तो इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए ना। इंडियन गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्या यहाँ का इंडियन हाई कमीशन उसको सीरियसली ले रहा है? कहाँ उन्होंने इसको रेज किया है? कहाँ वो क्वेश्चंस आए हैं कि यहाँ पर वो बोले कि भाई यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को अगर कोई इनकरेजमेंट मिल रही है तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए? आप कन्फर्मिटी से कह सकते हैं कि ब्रिटेन से कोई जैसे खालिस्तान का मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है या उसकी मांग का मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है, फंडिंग के कोई रास्ते नहीं है? क्योंकि टेरर फंडिंग अब पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। मेरा सवाल ये है, पूरी बदलती हुई दुनिया का एक बड़ा गंभीर सवाल है टेरर फंडिंग। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट जी कि भाई टेरर फंडिंग हो रही है, कोई गलत लोग उसको फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग किसी ओवरसीज से आ रही है, कहीं भी आ रही है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन गवर्नमेंट की है। जब इंडिया में फंडिंग हो रही है, जहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, उसको कैसे ब्लॉक करना है, कैसे उसको स्टॉप करना है, जो तो इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ की अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है, यहाँ का उसके डायरेक्ट नहीं है, तो वाई दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ब्रिटेन की जमीन इस्तेमाल हो रही है ऐसा करने के लिए, तो फिर क्या ब्रिटेन नहीं इन्वेस्टिगेट कर सकता? क्या उसके लोग एजेंसीज नहीं पता कर सकते? पहले ये क्वेश्चन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेज होना चाहिए। मैं बार बार फेयर पॉइंट, क्या इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये पॉइंट रेज कर रही है? अगर कर रही है उसका क्या हाँ एविडेंस है? अगर एविडेंस के साथ ये है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्वेश्चन द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस एपिसोड में एक घटना का जिक्र करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और वो 2019 की घटना है जब धारा 370 हटाई गई थी। तब की घटना है। तकरीबन 10,000 लोगों ने
भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया था और बसों में भरकर उन्हें ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों से लाया गया था। इसमें स्वाभाविक है कि कश्मीर को लेकर जो लोग अपनी आवाज उठा रहे थे वो हैं, और साथ में उनके समर्थन के लिए प्रो खालिस्तानी वॉइसेस, आवाजें भी थी। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फिर ऐसा माना जाएगा कि इन 10,000 लोगों की संख्या को देखते हुए जिन्होंने तब प्रदर्शन किया था कि वो भी उसी सोच की तरफ है जो भारत की सॉवरेनिटी को, अखंडता को, उसको नुकसान पहुंचाने का संकेत देता है और उस पर सवालिया निशान उठाता है, जो कि कतई भी, हम जानते हैं ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, जो कि कतई भी किसी भी रूप से माना नहीं जा सकता। इसीलिए ये 2019 की जो प्रदर्शन की घटना है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जो भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जो हम जानते हैं कि हमारे सॉवरेन स्टेट इंडिया को हर्ट करती है, उसको चोट पहुँचाती है, उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को अफेक्ट नहीं करती। यहाँ की सियासत, यहाँ का समाज, यहाँ की अर्थव्यवस्था, उसको उस पर असर नहीं डालती। आप भी यही राय, या आपकी भी यही ओपिनियन है? तो मेरी तो ये ओपिनियन है, जिन्हें खालिस्तान चाहिए, दे शुड गो टू इंडिया। इट्स ए सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री, दे हैव ए राइट टू फाइट इलेक्शन, मेक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज, हैव ए मैनिफेस्टो कि हमने जीत के आज़ादी लेनी है या सेपरेट होना है। बट यहाँ बैठ के जिन्होंने कभी इंडिया जाना ही नहीं, दे बीन हियर एंड दे आर बीइंग पेड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट्स। इसको इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि पता क्या है, ये दे आर जस्ट फॉर देयर ओन इम्पोर्टेंस, देयर ओन वैल्यू दे आर क्रिएटिंग। पर हिंदुस्तान में 99.9% सिख जो हैं वो कभी सोचते नहीं। और इनको सोचो कि अगर खालिस्तान बन भी जाए, फिर आपको दिल्ली जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। आपको जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं, जैसे हजूर साहब है, पौंटा साहब है, जो पटना साहब है, तो आप वीज़े लेते रहो। लेकिन भिंडरे वाले की आप तस्वीरें लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं कुछ गुरुद्वारों पर, ये सब चीज़ें फिर वही है ना कि आप एक सेंटिमेंट को प्रमोट कर रहे हैं जो भारत को हर्ट करता है, जो भारत को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जो गुरुओं की वो डैमेज कर रहे हैं ना, आज बच्चे को पता नहीं कि भिंडरा वाला सिख गुरु है या गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु है या गुरु तेग बहादुर है। दे आर इलिटरेट पीपल, वेरी लिटिल नॉलेज। उनको ये भी पता नहीं लगता कि हार्म दे आर डूइंग टू द लेगेसी ऑफ सिख गुरुज, दोज हु स्टूड फॉर इंडिया। दुनिया का बड़ा कंसर्न है और वो पैसे की फंडिंग है, टेरर फंडिंग। इसको आप कितना बड़ा कंसर्न देखते हैं, या इसको भी आप कहते हैं कि इतना बड़ा नहीं खालिस्तान के लिहाज से? देखो, ये लोग इन्होंने क्या किया है, गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा कर लिया क्योंकि पैसा है वहाँ। सो दिस इज देयर नैरेटिव। अच्छा आदमी वहाँ कोई जाता नहीं है गुरुद्वारे में, क्योंकि दीज आर नाउ मेकिंग मनी फॉर देयर ओन पर्सनल यूज़। सो आई थिंक ये बहुत ही डैमेज कर रहे हैं। हमें इनको बिल्कुल टेरर फंडिंग, उसकी चिंता है सर? बहुत ज़्यादा फंडिंग है। और अभी गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज़ गोइंग टू टेक वेरी सीरियस स्टेप। कई तो उन्होंने जो बैन कर दी हैं ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन हमें चाहिए हमें एक तरह के साथ रहना चाहिए। ये 4-5 आदमी जो 100-200 है, उनको इग्नोर करना चाहिए। सिखों की हिस्ट्री देखें, उनकी गुरु की हिस्ट्री देखो, वो इंडिया के लिए और इंडिया के लिए ही रहेंगे। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।